नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण वैसे तो मैंने पूरा करवाया है और कुछ भी चीज़ उसके अंदर शेष नहीं रही है, लेकिन आज आपका टेस्ट है तो इसलिए ऊपर ऊपर से वापस रिकॉल करवा रहा हूँ। यदि आपको पूरा वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके द्वारा आप पूरा का पूरा जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, जितने भी विश्व इतिहास के टॉपिक हैं वो सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे वीडियो मैंने फुल वीडियो बनाकर अपलोड कर रखे हैं। और यदि अभी तक आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए देखिए, टेस्ट सीरीज जो है थोड़ी सी इसके अंदर मंथली फीस रखी जाती है, और यदि आप पे कर सकते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। और स्कूल व्याख्याता इतिहास के लिए जितने भी विश्व इतिहास के टॉपिक लगते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे आपको मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क कराऊंगा। विश्व इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप न लें। केवल विश्व इतिहास के लिए आप ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा उसके अंदर घाटा होने वाला है, क्योंकि वो आपको लिखवाएंगे और वो भी पूरा नहीं लिखवाएंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, ना आपको ये बताएंगे पीछे वाले एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न बने हैं, ना आपको ये बताएंगे कि अब किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं बताएंगे कि ये ऑप्शन बन सकते हैं। आप न मानो तो आप लेकर ट्राई कर लेना, ठीक है। पीछे भी बहुत मना किया था मैंने, पिछली बार भी जब स्कूल व्याख्याता हुई थी तब बहुत सारे लोगों ने कोर्स ले लिया था ऑनलाइन और वो बाद में बहुत सारे पछताए थे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझ पर भरोसा रखें दोस्तों आप, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पर मैटर उपलब्ध करवा दूंगा विश्व इतिहास का, क्योंकि भारतीय इतिहास तो आपको आता ही है खुद को। विश्व इतिहास के अंदर हो सकता है, ऐसे नहीं कह रहा, विश्व इतिहास भी आता है आपको। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है तो विश्व इतिहास को में ही होती है, तो मैं विश्व इतिहास विशेष रूप से आपको यहाँ पर तैयार करवा दूंगा। आप बिल्कुल यहाँ जुड़े रहें, ठीक है। पूरा वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा नीचे, फिर ऐसे ना समझे कि ये पूरा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं जितना भी बता रहा हूँ इसको आप आराम से ध्यान से सुन लें। जर्मनी के एकीकरण में क्या होता है, जो स्लेस्विग और होलिस्टीन है ये डेनमार्क के अधिकाल क्षेत्र के अंदर थे, यहाँ पर शासन के अंदर थे, लेकिन इसका अभिनंग नहीं था। इसलिए डेनमार्क ने 13 नवंबर 1863 को, डेनमार्क का राजा कौन होता है दोस्तों, फ्रेडरिक सप्तम होता है। फ्रेडरिक सप्तम ये डेनमार्क का राजा था। इसने संविधान बनाया और संविधान बनाकर स्लेस्विग और होलिस्टीन दोनों को अपने अभिनंग बना लिए दोनों को। अब इससे क्या हुआ था, जो 1815 के अंदर, ठीक है ना दोस्तों, 1815 के अंदर जो वियना कांग्रेस हुई थी आपकी, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 के अंदर, ठीक है। इस वियना नेपोलियन का जैसे पतन हुआ तो 1815 में वियना के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जर्मन परिसंघ बनाया गया था। और इस परिसंघ का जो अध्यक्ष था वो था आपका ऑस्ट्रिया, और उपाध्यक्ष कौन था, प्रसा था। तो ये दोनों ही नाराज हो जाते हैं, क्योंकि स्लेस्विग और होलेस्टीन जर्मन परिसंघ का एक तरह से आप मान सकते हो कि वो भाग थे, ठीक है ना। ये हालांकि डेनमार्क का इनके ऊपर शासन था, लेकिन इसके उत्तर के अंदर थे। तो अब ये दोनों नाराज हो गए, तो इन्होंने अल्टीमेटम दिया बिस्मार्क ने, ठीक है ना। बिस्मार्क ने अल्टीमेटम दिया इनको कि डेनमार्क को कि 24 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है ना, 24 घंटों के अंदर अंदर, सॉरी दोस्तों 48 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है ना, इन दोनों को वो वापिस करे। लेकिन ये बिस्मार्क ने बहुत गहरी चाल चल दी थी। डेनमार्क ने जब संविधान बनाया 13 नवंबर 1863 को, तब तो बिस्मार्क बोला नहीं, वो थोड़ा सा रुका जब वहाँ पर छुट्टियाँ हो गई थी संसद की, ठीक है। सारे मंत्री चले गए थे अपने अपने घरों में, छुट्टी हो गई थी। तब उसने कहा कि छुट्टियाँ होने पर 48 घंटों के अंदर अंदर, तब छुट्टियाँ नहीं भंगी हो गई थी ऐसे मानो, तो न तो वापस वहाँ पर संविधान करवा चुनाव करवा सकते थे यहाँ अपने यहाँ, ठीक है ना। डेनमार्क बहुत बुरी तरह से फंस गया, वो चाह कर भी इनको वापस नहीं कर सका। तो युद्ध तो अब करना ही करना था। प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर फरवरी 1864 में अटैक कर दिया। और यही प्रश्न दोस्तों दिल्ली पीजीटी के अंदर पूछा जा चुका है कि प्रसा ने डेनमार्क पर आक्रमण कब किया। 1864, 1863, 1862, 1861, ये 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही उत्तर 1864 था, ठीक है ना। तो फरवरी 1864 के अंदर प्रसा ने ऑस्ट्रिया के ऊपर, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने
डेनमार्क के ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। और डेनमार्क आ जाता है, निश्चित तौर पर बात है। तो डेनमार्क के हारने पर जो संधि होती है उस संधि का नाम है दोस्तों वियना की संधि। और ये कब होती है? 27 अक्टूबर 1864 को। अब इस वियना की संधि के अंदर क्या क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ वियना संधि में क्या क्या हुआ था। वियना संधि में देखो स्लेस्विग और होल्स्टाइन है, ये दोनों ही इसने कहा था मैं पर्सा और ऑस्ट्रिया को देता हूँ, और दोनों जो भी इसके साथ करेंगे वो मेरे को मंजूर होगा। ये दो चीज़ तो दी ही दी थी, लेकिन आपको एक का और ध्यान रखना है। एक और है जिसका नाम है लोएनबर्ग। क्या नाम है? लायनबर्ग। एक लग्जमबर्ग आएगा, लग्जमबर्ग अलग है, लोएनबर्ग अलग है। लायनबर्ग, ठीक है ना। इस लायनबर्ग को भी डेनमार्क ने ऑस्ट्रिया और पर्सा को दे दिया। तो तीन चीज़ दी, ठीक है। तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वियना संधि कंप्लीट हो गई 27 अक्टूबर 1864 को। अब इसके बाद गेस्टाइन समझौता होता है। गेस्टाइन समझौता किस किस के बीच में हुआ था? प्रेसा और आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में गेस्टाइन समझौता होता है। बिस्मार्क था और ऑस्ट्रिया का कौन था? फ्रांसीसी जोसेफ था। ऑस्ट्रिया का कौन था? फ्रांसीसी जोसेफ नाम था इसका, और यहाँ पर बिस्मार्क था। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन सा समझौता होता है? गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीख, निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल एग्जाम में पूछी जाएगी। गेस्टाइन समझौता पूरा का पूरा मोस्ट है, क्योंकि इस समझौते के बाद में सब कुछ हुआ था। अब गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 को पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। अब इसके अंदर जो स्लेस्विग था, ठीक है ना, स्लेस्विग, ये तो किसको दे दिया? विग को पकड़ा करो आप पीछे। विग के अंदर 2 अक्षर है, पर्सा के अंदर 2 अक्षर है, ठीक है। तो विग तो किसको मिला था? पर्सा को मिला था। स्लेस्विग किसको मिल गया? पर्सा को मिल गया। और होल्स्टाइन जो है, होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, क्योंकि होल्स्टाइन के अंदर टे आ रहा है, ठीक है ना। होल्स्टाइन किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया को मिल गया। तो होल्स्टाइन किसको मिला? ऑस्ट्रिया को। और स्लेस्विग किसको मिला? पर्सा को। अभी अभी एक बस्ती दी थी, ठीक है, लोएनबर्ग की। तो लोएनबर्ग की जो डची है, ठीक है ना, लोएनबर्ग की डची पर्सा ने यहाँ पर खरीद ली थी, पर्सा को बेच दी गई। तो ये तीनों चीज़ें आपके कंप्लीट हो गई। गेस्टाइन समझौता आपको कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ था कि देखिए, जो होल्स्टाइन था, ठीक है ना, होल्स्टाइन के अंदर जो लोग थे वो जर्मन लोग ज़्यादा थे, और बिस्मार्क ने यहाँ पर दंगे वंगे करवा दिए, इसलिए ऑस्ट्रिया नाराज हो गया। और 1 जून 1866 को संसद के अंदर, जो जर्मन परिषद की संसद थी, इसके अंदर इसने यह कहा कि यहाँ पर दंगे हो रहे हैं और पर्सा अपना नियंत्रण है वो सही तरह से स्थापित करे। तो जो संसद थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया आपको पता है इस समय सबसे प्रधान था, जो संसद थी ये इसके दबाव में आ गई। और इसके दबाव में आकर जो तीनों प्रदेश थे, तीनों प्रदेश संसद ने ऑगस्टेनबर्ग के ड्यूक को दे दिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑगस्टेनबर्ग के ड्यूक को दे दिए कब? 1 जून 1866 को। तब पर्सा ने कहा कि नहीं भाई, हमने तो एक तो ये बस्ती खरीदी है लोएनबर्ग की, दूसरी 2 बस्तियों का हमने बंटवारा किया है। तो गेस्टाइन समझौते के तहत अब ऑस्ट्रिया ये मान नहीं रहा है, तो हम गेस्टाइन समझौता क्या करते हैं? रद्द करते हैं, इससे मुक्त होते हैं। तो ये इस बात को नहीं मानता है कि हम ऑगस्टेनबर्ग के ड्यूक है इसको हम देंगे, ठीक है ना। 1 जून 1866 को ये समझौता रद्द हो जाता है। और जैसे ही यह समझौता रद्द हुआ, वैसे ही सेडोवा का युद्ध होता है 3 जुलाई 1866 को। 3 जुलाई 1866 को। शायद पिछली बार स्कूल व्याख्याता भर्ती में यही प्रश्न पूछा गया था, सेडोवा का युद्ध कब होता है। सेडोवा के युद्ध से संबंधित प्रश्न था, मेरे को नहीं पता, पूरा पेपर पढ़ लेना। इसी तरह से था, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में जर्मनी के एकीकरण से संबंधित युद्ध कब होता है, ये था। तो आपका युद्ध कब हुआ था? 3 जुलाई 1866 को। जब गेस्टाइन समझौता हुआ था तो बिस्मार्क ने एक बात कही थी कि हमने दरार को कागज से ढक दिया है। ये बिस्मार्क का कथन है और 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसका भी आप ध्यान रखोगे। प्राग की संधि, अब देखो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया हार जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के हार जाने पर 3 जुलाई 1866 को प्राग की संधि होती है। अब इस संधि के तहत मोटा मोटी तौर पर 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक आपको मैंने अभी दोस्तों बताया था कि जब 1815 का वियना को सम्मेलन हुआ था, तो 1815 के वियना सम्मेलन के अंदर जर्मन परिसंघ बना था दोस्तों। अब आपसे जर्मन परिसंघ का पूछे कि जर्मन परिसंघ का निर्माण कब हुआ था और जर्मन परिसंघ में कितने छोटे छोटे राज्य थे, तो 39 छोटे राज्य थे। और
निर्माण कब हुआ था? 1815। अब पूछे जर्मन परिसंघ भंग कब हुआ? ये शब्द पूछ रहे हैं ना कि जर्मन परिसंघ भंग कब हुआ। ये प्रश्न आज तक नहीं आया एग्जाम में और इस बार आने की हो सकता है संभावना है। तो जर्मन परिसंघ भंग कब होता है? प्राग की संधि के तहत 1866 के अंदर ये भंग होता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इटली को वेनेशिया की प्राप्ति हो गई। इटली को वेनेशिया, जो कि इटली के चौथे चरण के अंदर प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था इटली को वेनेशिया कैसे प्राप्त होता है। पहले चरण के अंदर लोम्बार्डी प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरे चरण में क्या होता है? तीसरे चरण में गेरिबाल्डी आता है। चौथे चरण के अंदर वेनेशिया प्राप्त होता है और पांचवें चरण के अंदर रोम प्राप्त होता है। इटली का एकीकरण पीछे वाले वीडियो में जाकर समझ लेना, सारा समझाया। तो इटली को वेनेशिया किस संधि के तहत मिला था? प्राग की संधि के तहत, ठीक है। अब स्लेस्विग व होल्स्टाइन, ये दोनों किसको दे दिए गए? ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस प्राग की संधि में। एक नंबर द्राइन संघ भंग हो गया आपका। नंबर 2 चीज़ इटली को वेनेशिया मिल गया। नंबर 3 चीज़ जर्मनी को क्या मिला? वो चीज़। अब ठीक है, अब जब सेडोवा का युद्ध हो रहा था तो बिस्मार्क ने फ़ोन करके किसको बोला? नेपोलियन तृतीय को, कि भाई साहब आ जाओ हमारी सहायता कर दो। तो नेपोलियन तृतीय ने कहा नहीं भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं वेट करूँगा कि तुम लोग क्या चाहते हो, उसके बाद मैं आऊँगा, तुम दोनों विलियन लड़ो, मैं ऊपर से, ठीक है, बंदर की तरह रोटी ले जाऊँगा। तो जो नेपोलियन था, नेपोलियन आया नहीं, नेपोलियन तृतीय 6 सप्ताह के अंदर अंदर ये युद्ध सल्टा दिया था। ये सेडोवा का युद्ध है ना, ये 6 सप्ताह के अंदर अंदर बिस्मार्क ने सल्टा दिया था पूरा। तो इसको क्या बोलते हैं? 6 सप्ताह के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। एक नाम और है इसका, कोनिग्राज का युद्ध, ठीक है ना, कोनिग्राज का युद्ध, कोनिग्राज ये नाम भी है इसका। तो कोनिग्राज के युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं, सेडोवा के युद्ध को। तो अब भाई खत्म हो गई, प्राग की संधि हो गई। तो अब ये कह रहा है परसा कि आपने हमारा एक तो युद्ध के अंदर समर्थन नहीं दिया, नंबर 2 चीज़ है, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, लग्जमबर्ग खरीदने की कोशिश कर रहा था। ये कौन है? आपका दोस्त फ्रांस, ठीक है। फ्रांस लग्जमबर्ग खरीदने की कोशिश कर रहा था। लग्जमबर्ग था हॉलैंड के पास और हॉलैंड से बिस्मार्क ने कहा कि बेचना नहीं है भाई, अपने को बेचना ही नहीं है लग्जमबर्ग। तो फ्रांस नाराज हो गया, नंबर 2 चीज़। और नंबर 3 चीज़, तत्कालिक कारण आपसे पूछे तो स्पेन का रिक्त सिंहासन, स्पेन के अंदर सिंहासन खाली हो गया था और वहाँ पर लियोपोल्ड नाम का एक व्यक्ति को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और लियोपोल्ड जो था वो आपका कहाँ का था? पर्सा का रिश्तेदार था, ठीक है, भाई हुई था। तो पर्सा का वंश का था लियोपोल्ड, होहेनजोनबर्ग था जो भी आपका वो था, ठीक है। तो पर्सा के लियोपोल्ड को, पर्सा के जो संबंधी है लियोपोल्ड जी को, इनको स्पेन के रिक्त सिंहासन पर बैठाना था। लेकिन क्या होता है, फ्रांस का जो नेपोलियन तृतीय है, फ्रांस का नेपोलियन तृतीय, ठीक है ना, इसका एक विदेश मंत्री था दोस्तों। विदेश मंत्री का क्या नाम था? विदेश मंत्री का नाम था ग्रेमोंट। इस विदेश मंत्री का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेमोंट ने कहा, बेनेडिक्टी को फ़ोन कर गया। बेनेडिक्टी कौन है? बेनेडिक्टी यहाँ पर, ये फ्रांस है जैसे, यहाँ पर ग्रेमोंट बैठा है और ये आपका जर्मनी है। तो जर्मनी में राजदूत है फ्रांस का, ठीक है ना। इसको ग्रेमोंट ने फ़ोन किया बेनेडिक्टी को। किसको फ़ोन किया? बेनेडिक्टी को। बेनेडिक्टी को फ़ोन किया कि भाई राजा के साथ है ना जो वहाँ का फ्रेडरिक विलियम प्रथम, उससे बात करो विलियम प्रथम से कि वहाँ जो लियोपोल्ड है उसको ना करे, ठीक है ना, ना बिठाए। तो इसने बात बूत की तो ठीक है, विलियम प्रथम ने कहा चलो ठीक है हमें नहीं बिठाएंगे। लेकिन बेनेडिक्टी को आदेश मिला था कि कभी भी, यानी कि पूर्णतः यह स्वीकार कर दे, कभी भी भविष्य में हो जो आपका होहेनजोलन जो है, होहेनजोलन का ये वंश कभी भविष्य में नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ पर जो विलियम प्रथम था, ये भी बहुत यानी माइंडेड चीज़ थी, ये इसने मना कर दिया कि भाई अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भविष्य में हम आपको वचन दे दें। तो अब ये जो बात है, ठीक है ना, विलियम प्रथम ने, एम्स के अंदर इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, एम्स के अंदर मीटिंग हुई थी। एम्स के तार के रूप में विलियम प्रथम ने किसको भेजी? बिस्मार्क को भेजी। और बिस्मार्क इस समय कहाँ पर था? बिस्मार्क इसके समय था बर्लिन नामक शहर में, जो जर्मनी का शहर है। तो एम्स के अंदर तो इन दोनों का, ठीक है ना, कौन? राजदूत और राजा,
इन दोनों की बैठक हुई थी जिसमें राजा ने मना कर दिया। और बर्लिन के अंदर कौन बैठा था? आपका बिस्मार्क। तो तार के द्वारा ये सूचना भेजी गई यहाँ पर। जब तार के द्वारा सूचना भेजी गई दोस्तों, तो बर्लिन के अंदर बैठे बिस्मार्क ने इस सूचना को इस तरह दोनों अखबारों में प्रकाशित करवाया। दोनों अखबार कौन से? फ्रांस के अखबार और जर्मनी के अखबार। दोनों अखबार में इस प्रकार प्रकाशित करवाया कि फ्रांस वालों को तो लगा कि यहाँ के राजा ने हमारा अपमान किया है, और जर्मनी वालों को लगा कि वहाँ के जो राजदूत है उसने हमारे राजा का अपमान किया। तो बिस्मार्क ने इस तरह से छपाया, तो दोनों देशों में जो देश के प्रति भावनाएं हैं वो फूट पड़ी। तो अब युद्ध निश्चित हो गया। अब ये जो काम किया था इसने, ठीक है ना, 14 जुलाई को किया था। किस तारीख को किया था ये काम? 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1870 को। अब आपसे पूछे ना कि एम्स के तार की घटना कब घटित हुई, तो 14 जुलाई 1870 घटना। ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि 14 जुलाई को ही फ्रांस का क्या था? राष्ट्रीय दिवस था। कौन सा दिवस था? राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस तो भावनाएं वैसे ही प्रबल होती है, आपको पता है। इसलिए सेडोन का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया? सेडोन का युद्ध। समझ में आ गया होगा। सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ। 15 जुलाई को युद्ध आरंभ हो गया था अगले दिन, लेकिन जो सेडोन का महत्वपूर्ण युद्ध था उसी की तारीख आपको ध्यान रखनी है, 1 सितंबर 1870 को। तत्कालिक कारण आपको बता दिया। इसके तहत संधि कौन सी हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। संधि कौन सी हुई है? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई है। इस बार हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया है तारीख इसकी। नहीं विश्वास है तो वीडियो में जो यूट्यूब पर अपना चैनल है इसके अंदर वीडियो डाला हुआ है, ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि विश्व इतिहास से यही प्रश्न आया कि कब हुई थी। तो 10 मई 1871 को असम के एग्जाम में आरपीएससी ने यही प्रश्न दिया है, और हो सकता है ये प्रश्न वापस रिपीट हो जाए, तो ध्यान रखना। फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है, 10 मई 1871 को हो गई। इस संधि के तहत क्या होगा? इटली को तो रोम की प्राप्ति हो गई, ठीक है, क्योंकि रोम की प्राप्ति कैसे हुई? यहाँ से सेना हटा ली थी, वो मैंने आपको बता लिया। तो फ्रांस ने सेना हटाई तो इटली वालों ने वहाँ पर अधिकार कर लिया। जर्मनी को अल्सास लोरेंस के साथ मेज और स्टार्सबर्ग मिले। मेज और स्टार्सबर्ग तो मिले ही मिले, इसके साथ अल्सास लोरेंस का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो भी अब जर्मनी को मिल गया। हेडजन नाम का एक इतिहासकार था, ठीक है ना। हेडजन ने इसको ये कहा है कि 1871 के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई है वो यूरोप का रिसने वाला फोड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरह हेडजन का ये कथन है, ये पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों मोटा मोटी तौर पर जर्मनी का एकीकरण, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लो। अपने यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो वहाँ पर अपलोड है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।